सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 12 इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का यूनिट 7 वाला चैप्टर, यूनिट 7 के चैप्टर में से टर्म फर्स्ट में पावर्टी अर्थात निर्धनता, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण और रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास, ये 3 चैप्टर टर्म फर्स्ट में आ चुके हैं। और टर्म सेकंड में जो अब नवंबर के बाद शुरू हुआ है, टर्म सेकंड में एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर हमारे टर्म सेकंड में हैं। तो आज हम इस टर्म सेकंड का यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर एम्प्लॉयमेंट रोजगार शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम पहले इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार की परिभाषा, ग्रोथ एंड चेंज इन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स क्या होता है, इसमें कैसे चेंजेज आए हैं, कैसे इसका विकास हुआ है, पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल की सहभागिता में परिवर्तन की दर, इनकी प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको ये चैप्टर अभी ये तो क्लियर नहीं है कि कितने मार्क्स का है। एक मिनट मैं देख के बताता हूँ, शायद मिल जाए। चलिए बाद में बता देंगे। ये सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले रोजगार। रोजगार की डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम रोजगार की बात करें। रोजगार एक आर्थिक गतिविधि है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे एक व्यक्ति आजीविका का साधन अर्जित करता है। आजीविका मीन्स जिंदा रहने के लिए अपने लिए संसाधन जुटाना। तो वो संसाधन किसके द्वारा जुटाता है? रोजगार के द्वारा। जब हम एम्प्लॉयड होते हैं, रोजगार मिलता है, तो हम काम करते हैं, काम करने की एवज में हमें पैसा मिलता है, उस पैसे से हमें संसाधन हम खरीद पाते हैं। तो इट मीन्स जीवन जीने के लिए उपभोग करते हैं, और कंजप्शन बढ़ाने के लिए, कंजप्शन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा मिलेगा रोजगार से। तो हमारी आजीविका का साधन होता है रोजगार। ये रोजगार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GND या GNP कह लो आप, GNP में योगदान देने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो रोजगार आदमी करता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी GDP से जुड़ी हुई है ना, नेशनल इनकम। ये वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, वरना आप पढ़ोगे तो उसमें समझ जाओगे GNP और GDP क्या होती हैं। इट मीन्स हमारी राष्ट्र की प्रगति के लिए यदि हम रोजगार कर रहे हैं, तो ये राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आप कह सकते हैं एक तरह की देश सेवा है। यह आजीविका उपार्जन का स्रोत है। रोजगार का महत्व, हम क्यों करते हैं काम। आप इस सेंटेंस को ये भी पढ़ सकते हैं कि हम कोई भी व्यक्ति कार्य क्यों करता है। कार्य करने से, रोजगार करने से व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, और नेशनल इनकम बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा, और उस आर्थिक विकास में कार्य करने वाले व्यक्ति का भी भागीदारी बनती है। यह एक तरह की देश सेवा है। देश सेवा यही नहीं है कि हम जाके बॉर्डर पे ही लड़ें तभी देश सेवा होगी, अर्थात हम अच्छा काम करें, जो भी कार्य हमें सौंपा गया है वो कार्य हम अच्छे से करें, ये भी अपने आप में एक देश सेवा है। क्योंकि हम जब रोजगार करते हैं, मन लगा के उत्पादन करते हैं, कार्य करते हैं, तो ये अपने आप में GDP में योगदान है, और GDP यदि तेजी से बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी,
तो अपने आप देश का आर्थिक विकास होगा, और हम आर्थिक विकास यदि कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक देश सेवा है। रोजगार प्राप्त व्यक्ति अपने आश्रितों की मदद योग्य बनता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने माता पिता पर आश्रित हैं, और आपके पिता या माता या दोनों ही काम करते हैं, काम करके आजीविका कमाते हैं, जिससे आपका भी गुजर होती है। इट मीन्स आप अपने माता पिता पर आश्रित हैं। और ये तो इट मीन्स एक रोजगार प्राप्त व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति, उस पर जितने भी लोगों के जो लोग आश्रित होते हैं वो उनकी मदद कर पाता है। यदि आपके माता पिता कार्य ना करें तो निश्चित रूप से आपको भी जीवन व्यापन करने में कठिनाई होगी। और जब हम पर आश्रित व्यक्तियों को हम मदद कर पाते हैं तो इससे हमें संतुष्टि और पूर्णता प्रदान होती है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, सेल्फ रिलायंस होता है, अपने आप पे गर्व भी होता है। किसी रोजगार से जुड़े रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति, अरे दुनिया में आए हैं कुछ तो करेंगे, इस देश को, इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। तो उस योगदान में हम जब रोजगार करके उत्पादन बढ़ाकर देश का, तो हम जब अपना योगदान देते हैं तो इससे हमें अपनी सार्थकता महसूस होती है कि हमारा भी कुछ अस्तित्व दुनिया में है, और साथ में हमें सेल्फ रिलायंस, स्वाभिमान मिलता है। अब आगे बात करें कि रोजगार होता क्या है। रोजगार आर्थिक क्रिया हो गई, उसको करने वाला कहलाता है वर्कर, श्रमिक। तो श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो आजीविका अर्जित करने के लिए किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न होता है, कि अपनी कोई भी एक आर्थिक गतिविधि वो कर रहा है। यदि वो व्यक्ति आर्थिक गतिविधि नहीं कर रहा है, आर्थिक गतिविधि कौन सी, जिससे हमें पैसा मिले, और यदि वो आर्थिक गतिविधि नहीं हो पा रही है तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप कि वो व्यक्ति रोजगार नहीं कर रहा। अभी आगे बात करेंगे, कुछ गतिविधियां देखेंगे कि हम कौन सी गतिविधियां आर्थिक होती हैं, कौन सी अनार्थिक होती हैं। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कह दिया कि बाज़ार से जाके सामान ले आओ, राशन का सामान ले आओ, ब्रेड ले आओ, दूध ले आओ, तो ये आर्थिक गतिविधि नहीं है, आप केवल अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। आर्थिक गतिविधियों का कुछ ना कुछ आर्थिक मूल्य होता है। इट मीन्स आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हैं उनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, हम उनको मौद्रिक मान होता है, हम उसको पैसे में माप सकते हैं। जैसे एक मजदूर पूरे दिन काम करता है और उसको यदि शाम को मान लीजिए 500 रुपये मिलते हैं उसको काम करने के, इट मीन्स उसके कार्य को हमने मौद्रिक रूप में माप लिया, कितने पैसे, 500 रुपये का कार्य किया है, उसको शाम को 500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये कहलाती है आर्थिक गतिविधि, और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति कहलाता है श्रमिक। इसमें श्रमिक का मतलब यही नहीं है कि लेबर है, मजदूरी को ही श्रमिक कहते हैं। यहाँ श्रमिक जो कोई भी जॉब कर रहा है, जो कोई भी रोजगार कर रहा है, जो कोई भी नौकरी कर रहा है, वो सब श्रमिक हैं। एक डॉक्टर भी श्रमिक है, एक टीचर भी श्रमिक है, एक ड्राइवर भी श्रमिक है, सब इसमें ये सब शामिल है। कौन कौन शामिल है, वे व्यक्ति जिन्हें किसी भी नियोजक मीन्स एम्प्लॉयर, जो हमें नौकरी देता है। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर्स को नौकरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट स्कूल है तो सरकार दे रही। इसका मतलब हमारे जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं उनके एम्प्लॉयर हैं सरकार, द्वारा भुगतान किया जाता है, वो सब श्रमिक हैं। आपके टीचर को पे कौन देता है, गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयर द्वारा पे मिल रही है, इसका मतलब हो गया कि आपके टीचर्स श्रमिक हैं। इनमें स्वनियोजित व्यक्ति जैसे दुकानदार, नाई, मोची आदि भी होते हैं, ये भी सब श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं। कि एक नाई ने अपनी दुकान खोल रखी है, खुद ही काम करता है, खुद ही बाल काटता है, शाम तक पैसे कमाता है, आर्थिक क्रिया कर रहा है, वो भी एक श्रमिक है। ऐसे व्यक्ति जो किसी बीमारी, दुर्घटना, खराब मौसम आदि के कारणों से कार्य से कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहते हैं, वो भी श्रमिक कहलाएंगे। जैसे कोई टीचर, आपके कोई टीचर देखते होंगे आप, कुछ कई बार छुट्टी पे होते हैं,
तो वो 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 10 दिन छुट्टी लेके हैं, मान लीजिए बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं है, वो स्कूल नहीं आ पा रहे, तब भी वो श्रमिक हैं, क्योंकि उन दिनों की उनको उनका एम्प्लॉयर जो नियोजक है वो तनख्वाह देते हैं, और एम्प्लॉयर यदि पे दे रहा है तो उस समय तक वो श्रमिक है, उन्होंने केवल छुट्टियां ली हुई हैं। जैसे अभी पीछे मौसम खराब, मौसम के कारण हमारे स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में, तो पोल्यूशन की छुट्टियों के कारण में भी पे तो मिली है, तो उस समय भी सभी टीचर्स जितने भी स्कूल में एम्प्लॉई हैं वो श्रमिक हैं, भले ही वो काम उस दिन नहीं कर रहे, या संडे के दिन जैसे काम नहीं करते तब भी श्रमिक तो हैं ही। ऐसी महिलाएं जैसे जो अपने घर में घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, पानी लाना, ईंधन लाना, अपने खेतों में काम करती हैं, उन्हें नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती, अर्थात कोई भुगतान नहीं किया जाता, तो ऐसे लोग श्रमिक होंगे या नहीं होंगे, बताओ जरा। जैसे आपकी माता जी हैं, घरेलू कार्य ही करती हैं, कहीं जॉब करने नहीं जाती, कहीं नौकरी नहीं करती, घर में ही रहती हैं, घर की साफ़ सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, है ना, बाज़ार से अपना खाना ले आती हैं, गांव में कुछ महिलाएं खेतों से ईंधन की लकड़ी चुन कर लाती हैं जिससे अपने घर में चूल्हा जला सकें, और राजस्थान जैसे रिमोट एरियाज में बाहर से पानी लाना पड़ता है, ये सारे काम, या कुछ महिलाएं अपने ही खेतों में काम करती हैं, इन सारी महिलाओं को कोई शाम को मजदूरी नहीं देता। आपकी माता जी को कि भाई आज आपने सारे दिन काम किया है, कपड़े धोए हैं, सफाई की है, तो उसकी कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है। तो जिन्हें पे नहीं मिलती उन लोगों को हम मजदूर नहीं कह सकते, अर्थात आपकी माताजी यदि घर में ही रहती हैं तो वो श्रमिक की श्रेणी में नहीं हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है कोई पेपर में कि एक गृहिणी द्वारा घर में अपने घर में दी गई सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों नहीं होती, तो उसका आंसर हम क्या करेंगे कि एक गृहिणी की जो अपने घर में सेवाएं दे रही है उनको हम मौद्रिक रूप से नहीं नाप सकते, अर्थात इन कार्यों का कोई आर्थिक मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात इन महिलाओं को ना तो कोई भुगतान नहीं किया जाता और ना ही इन कार्यों का आर्थिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, जिसके कारण हम इसको, जब हम इसका मौद्रिक मूल्य ही नहीं नाप सकते, मॉनेटरी वैल्यू ही हमें पता नहीं लगी भाई कितने रुपए का काम किया, तो फिर हम इसको नेशनल इनकम में काउंट भी कैसे करें। इस कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता और इनके कार्य को नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं किया जाता। क्लियर हुई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। एक होता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये रेशियो हमारी जितनी पॉपुलेशन है, लगभग 135 करोड़ हैं हम, सारे ही तो लोग नौकरी नहीं करते, बहुत सारे इसमें बूढ़े हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बेरोजगार हैं। इट मीन्स वो लोग जॉब नहीं करते, अर्थात वो श्रमिक नहीं है। वो एक तरह के, यदि श्रमिक नहीं है तो क्या होंगे, आश्रित होंगे, किसी ना किसी पे डिपेंड होंगे अपने अपने उपभोग के लिए, अपने खाने खर्चे के लिए। तो जनसंख्या का जितना भाग काम करता है वो कहलाता है, वो अनुपात कहलाता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या करें हम, श्रमिक जनसंख्या अनुपात वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर श्रमिकों की संख्या, क्या लिखेंगे हम, श्रमिकों की जनसंख्या, ज़्यादा बारीक पेन हो गया भाई, अभी यहाँ से लेते हैं। चलिए जी देखते हैं, श्रमिकों की जनसंख्या, श्रमिकों की संख्या, टोटल कितने श्रमिक काम करते हैं, बटे कुल जनसंख्या गुणा 100, ये कहलाता है हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात का प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। जितना ज़्यादा अनुपात योगदान देगा, देश की जीडीपी उतनी तेजी से बढ़ेगी। देश में वस्तुओं और सेवाओं का ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो आप लोगों को अधिक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होंगी, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। इसे सहभागिता की दर भी बोलते हैं, अर्थात जीडीपी में पार्टिसिपेशन कितने लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन रेट, सहभागिता की दर भी कहते हैं। सहभागिता की दर से अभिप्राय जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है। कैसा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है वो जीडीपी में कुछ पैसे कमाकर। एक टेबल देखते हैं। भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2011-12। आपके पेपर्स में क्वेश्चन पूछते समय कई बार टेबल देके और ये पूछ लेते हैं, उस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या एक दो क्वेश्चन मैंने नीचे डाले भी हैं, अभी करेंगे हम, कि वो पूछते हैं कि इस टेबल से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस टेबल के विषय में टिप्पणी करिएगा, तो सबसे पहले पढ़िएगा उसका हेडिंग। हेडिंग क्या कहता है बेटा जी? हेडिंग कह रहा है भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अब आपको पता होना चाहिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात का क्या अर्थ है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का अर्थ हमें पता है कि भाई ऊपर श्रमिक, नीचे टोटल जनसंख्या गुणा 100, अर्थात कितने परसेंट जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग कार्य करते हैं। ये हो गए मेल फीमेल, पुरुष, संपूर्ण। संपूर्ण मीन्स थोड़ा सा टेबल हमें समझनी पड़ेगी पहले। ग्रामीण क्षेत्र में कितने पुरुष कार्यरत हैं? 54.3, अर्थात लगभग 54% लोग जो पुरुष हैं वो कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में 54% लोग, 54.6% लोग पुरुष कार्यरत हैं। टोटल इनका एवरेज निकालेंगे 54.4 आता है। स्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में 24.8, शहरी क्षेत्रों में 14.7। यदि पूरे हिंदुस्तान की बात करें, ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो लगभग 22%। यदि स्त्री पुरुष को भी इकट्ठा कर दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का 39.9, अर्थात लगभग 40% पॉपुलेशन कार्य करती है। बाकी सब आश्रित हैं, जो लगभग 60% शेष बचे वो कौन लोग होंगे? वो या तो बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, कुछ बेरोजगार हो सकते हैं। ये लोग जो श्रमिक हैं उन पर आश्रित होंगे। शहरी क्षेत्र में 35.5% लोग वर्कर हैं, श्रमिक हैं। और यदि पूरे देश में टोटल जनसंख्या का देखें तो लगभग 38.6% लोग रोजगार में संलग्न हैं, कार्य कर रहे हैं, जीडीपी में योगदान देते हैं। बाकी लोग इन पर आश्रित हैं। अब इस टेबल से निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं वो देखते हैं बेटा जी। हम अभी बात करेंगे जो हमें इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। ये तो हमने अभी तक टेबल समझी है। अब हम देखते हैं इस टेबल में निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं। कि टेबल देखने से, एक नंबर लिखे हुए हैं उससे काम नहीं चलेगा। हमें यदि पेपर में पूछा इस टेबल का से आपको क्या समझ आता है लिखिए, तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखिएगा, भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात लगभग 39% है। 38.6 को मैंने लिख दिया 39, अर्थात कुल जनसंख्या का लगभग 39% जो पॉपुलेशन है वो काम कर रही है। एक सेंटेंस जो हमने इस टेबल से समझा है। अगला देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में लगभग 40% लोग काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 40% लोग काम करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 35.5% लोग काम करते हैं। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या काम कर रही है, ये भी टेबल से हमें समझना है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोग काम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अर्थात पूरे दिन काम करके कितने पैसे का आपने कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है, उनका मौद्रिक मूल्य। एक इंजीनियर
दिन में काम कर कर 10,000 मान लीजिए 5,000 रुपये की वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन कर रहा है। एक मजदूर 500 रुपये की सेवा का उत्पादन करता है, ये इंजीनियर 5,000 का करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इंजीनियर की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। किससे? इस मजदूर से। क्यों ज़्यादा है बेटा जी? क्योंकि ये स्किल्ड है, ज़्यादा सेवाओं का उत्पादन कर पाता है। उसको तनख्वाह इसीलिए तो ज़्यादा मिलती है इंजीनियर को, और एक मजदूर को कम मिलती है क्योंकि ये अनस्किल्ड है, इसके पास योग्यता की कमी है। तो हम इस एजुकेशन सिस्टम में यहाँ हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं बेटा, हमें ये पढ़ाई केवल हमें बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन लिखने के लिए ही नहीं होती, हमें अपनी समझ भी बढ़ानी है। हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितने ज़्यादा कौशल युक्त होंगे, जितने ज़्यादा योग्य होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा पे, उतनी ही ज़्यादा तनख्वाह। इट मीन्स एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? अपना कौशल, अपनी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। वो कब बढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, ज़्यादातर चीज़ों को जानेंगे, समझ बढ़ाएंगे, तो आपकी स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। तो आपको अपना कार्य मेहनत से करना है, समझना है, अपनी समझ को बढ़ाना है। वरना तो एक ये जो लेबर चौक से मजदूर पकड़ते हैं, 500 रुपये पूरे दिन में 500 कमाता है, वो इंजीनियर इससे मेहनत कम करता है, ब्रेन वर्क कर रहा है ज़्यादा, लेकिन उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। ये कितने कमा रहा है? 5,000 रुपये। इसका मतलब इंजीनियर एक इस मजदूर की 10 दिन का काम एक ही दिन में कर देता है। जितना ये 10 दिन में उत्पादन करता है, ये अकेला एक दिन में ही कर देता है। जितनी ज़्यादा स्किल उतना ही ज़्यादा पैसा, शॉर्ट में कह सकते हैं। चलिए अब टेबल दोबारा से आते हैं। गांव के लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। क्यों? जब इतने सारे लोग, लगभग 40% लोग पॉपुलेशन वर्क कर रही है, तो इसका मतलब गांव में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, पैसा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं जी, आप देखते हैं शहर की अपेक्षा गांव में गरीबी है। इतने लोग काम कर रहे हैं फिर भी गरीबी है। वो गरीबी के कारण ही काम कर रहे हैं। गांव के लोगों की, अधिकांश लोगों की उत्पादकता कम होती है। शाम तक वो कम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाते हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य अपेक्षाकृत कम है। इसलिए गांव के लोग गरीब हैं, और गरीबी के कारण परिवार के ज़्यादा सदस्यों को नौकरी करनी पड़ती है। यही कारण है कि गांव में श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज़्यादा है। शहर में उत्पादकता ज़्यादा होती है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पे ज़्यादा मिलती है, इसलिए कम लोगों के कार्य करने से ही घर ठीक ठाक चल जाता है। ये कह रहे हैं शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 36%, 36 का मतलब 35.5 को लगभग 36 बता दिया, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 40%। ये कितना टेबल में कितना है? 39.9, तो उसको लगभग 40 लिख सकते हैं। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है। शहर से गांव में श्रमिक जनसंख्या ज़्यादा मजदूर हैं। इसके कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसर सीमित हैं, कम है आय के अवसर। अलग अलग कोई बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी, हर तरह की जॉब्स नहीं है, गिने चुने काम है, वहीं काम करना है। वही उत्पादकता वाली बात है। यहाँ के श्रमिकों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, जो मैंने अभी ऊपर बात करी थी, जो आपको अपनी स्किल डेवलप करके बढ़ानी है, उत्पादकता कम होती है। कम होने से क्या होगा? निम्न आय, कम इनकम होगी, जो निर्धनता की ओर धकेलती है, और इस कारण बेरोजगारी बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। जब निर्धन होंगे तो हमें परिवार के ज़्यादा सदस्यों को काम करना पड़ेगा गुजारा करने के लिए, क्योंकि जो कमा रहा है वो इतना नहीं कमा पा रहा, इतनी आय नहीं कर पा रहा कि परिवार के सभी सदस्यों का गुजारा हो जाए। तो इस तरह से अधिकांश व्यक्ति, गांव में एक समस्या और भी है कि उतने ये श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक क्यों है कि अधिकांश व्यक्ति महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते, क्योंकि गांव में ये सुविधाएं नहीं हैं। और
जब वो कहीं नहीं जा रहे तो एक निश्चित आयु के बाद 10th की 12th की उसके बाद कार्यबल में शामिल हो जाते हैं। क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति गरीबी है, तो आर्थिक दशा उन्हें शिक्षा और योगदान बढ़ाने का अवसर प्रदान नहीं करती। कार्यबल क्या होता है इसके बारे में अभी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो इसके बाद बात करें, इसी टेबल से एक चीज़ और देखते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। देखिएगा टेबल दोबारा देखते हैं। संपूर्ण में देखें, पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है, महिलाओं की भागीदारी कम है। केवल टोटल हिंदुस्तान में या भारत में जितने पुरुष हैं उसका लगभग 54% पुरुष श्रमिक है, जबकि केवल लगभग 22% महिलाएं ही काम कर रही हैं। और शहरी क्षेत्रों में तो और भी कम है, ये लगभग 54 ही है, 54.5 है। ये 21 से घट के शहरी क्षेत्रों में कितनी रहेगी? 14.7। ये चीज़ें हमें यहाँ से नोट करनी है, देखनी है, समझनी है और इनके फिर कारण एक्सप्लेन करने हैं, तभी बात बनेगी, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो अब दोबारा उसी बात पे आते हैं हम कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। पुरुष ज़्यादा है श्रम शक्ति में, वर्कफोर्स में पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। शहरों में तो केवल 15% शहरी महिलाएं आर्थिक कार्यों में व्यस्त दिखाई देती हैं। बाकी महिलाएं केवल घर के ही काम करती हैं, जिसको हम आर्थिक कार्य नहीं मानते, क्योंकि उनका मौद्रिक मूल्य नहीं नापा जा सकता। उनको हम मुद्रा के रूप में नाप नहीं सकते, मॉनेटरी वैल्यू नहीं कर पाते उनकी, है ना? क्यों नहीं कर पाते? तुम्हें क्या लगता है? एक महिला, आपकी माँ आपको खाना बनाकर देती है, तो खाना बना के देने की तो हम मॉनेटरी वैल्यू नाप सकते हैं। जैसे एक आया भी खाना बना के दे रही है एक परिवार को, तो वो 10,000 रुपये महीना ले रही है मान लीजिए, तो 10,000 रुपये हमने मॉनेटरी वैल्यू मान ली उसकी। लेकिन आप आया के खाना बना के दे आपको और आपकी मम्मी खाना बना के दे, इन दोनों में फ़र्क है। समझते हो ये फ़र्क? आया के खाने में और मम्मी के हाथ के खाने में फ़र्क है। ज़्यादा स्वाद लगता है मम्मी का खाना। मम्मी के बनाए खाने में जो स्नेह है आपके प्रति, उस खाने में जो प्रेम है आपके प्रति, वो कोई आया नहीं दे सकती। और ये भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं उनके काम के साथ, ये मैंने खाने का केवल एग्जाम्पल दिया है, वो घर की सफाई में भी, तुम्हारे कपड़े धोने में भी, सभी जगह आपकी मम्मी की आपके कार्य के प्रति भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और इन भावनाओं का, ये अनमोल हैं भावनाएं, इन भावनाओं का कोई मूल्य पैसे के रूप में हम नाप ही नहीं सकते कि आपकी मम्मी कितना प्यार करती है। 10,000 का प्यार करती है, 15,000 का प्यार करती है, ऐसा नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। अनमोल खजाना है माँ का प्यार, इसीलिए हम इसको मौद्रिक मूल्य में नहीं माप पाते, जिसके कारण हम इन्हें श्रमिक नहीं मानते। ऐसा देखा गया कि जहां भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्राय उन पर पारिवारिक निर्णय थोपकर निरुत्साहित किया जाता है। आती है बात समझ में? जिस घर में पुरुष पर्याप्त आय कर रहे हैं, पर्याप्त का मतलब परिवार का गुजारा ठीक ठाक हो रहा है, तो फिर महिलाओं को, हाँ, वो परिवार ऐसा निर्णय ले लेता है कि भाई तुम तो घर का ही काम करो, घर में ही रहो, बाहर नौकरी करने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कारण हैं बेटा जी कि एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी कम है, सहभागिता कम है, क्यों? तो क्यों में पहला कारण आप क्या डालेंगे कि यदि महिलाओं का नौकरी करना, महिलाओं का जॉब पे जाना पारिवारिक निर्णय है, उनका स्वयं का निर्णय नहीं है। वो नौकरी करेंगी ना करेंगी ये उन पे डिपेंड नहीं करता। बहुत कुछ हमारी सामाजिक रीति रिवाज ऐसे हैं कि परिवार मिलकर डिसाइड करता है कि वो महिला नौकरी करेगी या नहीं करेगी। दूसरा कारण, भारत में महिला शिक्षा अभी व्यापक नहीं हुई है। महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, विशेषकर गांव में
तो एजुकेशन कम ही है, स्किल्ड नहीं है, इसके कारण उनके पास अच्छी नौकरी के अवसर कम हैं। इसी के कारण महिलाएं या तो जॉब में ही नहीं है, भागीदारी कम है, शहर में भी गांव में भी, और भागीदारी भी है तो अनस्किल्ड लेबर में ही भागीदारी है। अच्छी पोस्ट पे महिलाएं अभी भी लगभग पॉपुलेशन 50-50% है ना, पुरुष और महिला की, तो लगभग 50% ही होनी चाहिए अच्छी जॉब में भी, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि महिला शिक्षा अभी व्यापक रूप से फैली नहीं है हिंदुस्तान में। महिलाओं में प्रवसन की दर सामाजिक सुरक्षा और बंधनों के कारण कम है। माइग्रेशन समझते हो? प्रवसन, नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। आपके भाई की कल कल को बेंगलोर में जॉब लग जाए तो आपका भाई दिल्ली छोड़ के बेंगलोर चला जाएगा। बेंगलोर से उनका ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया, फिर चला जाएगा। लेकिन एक महिला जिसकी फैमिली है, बच्चे हैं, परिवार है, उसकी जॉब दिल्ली में रहती है, बेंगलोर में लग गई, तो उसको जाने का, वो जाएगी या नहीं जाएगी, ये निर्णय पारिवारिक हो जाएगा। माइग्रेशन में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। आपकी एक लड़की भी है, यदि लड़की की जॉब मान लीजिए आंध्र प्रदेश में लग गई तो दिल्ली वाली फैमिली सोचती है कि भेजें नौकरी पे या ना भेजें, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा अपने आप में हिंदुस्तान में एक मुद्दा है महिलाओं की, और बंधन भी हैं कि भाई परिवार से अलग वहाँ कहाँ बेचारे अकेली रहेगी, क्या करेगी, तो कई बार इसके कारण भी वो जॉब छोड़ देती हैं मिली हुई भी। तो ये 3 कारण हो गए हमारे कि भारत में महिलाएं कार्यबल में महिलाओं की संख्या कम क्यों है। इसके अलावा आगे बात करें ग्रामीण, इसी टेबल से ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार बाजार में भागीदारी 25% है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। इसका कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्धनता के कारण स्त्रियों को काम पर जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं जो मकान वगैरह बनाते हैं, आपकी स्कूल की बिल्डिंग बन रही हो, कोई बड़ी सरकारी बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ औरतें काम करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस परिवारों में गरीबी है, वहाँ केवल पुरुष की कमाई से सभी का परिवार का गुजारा नहीं हो पाएगा, और इसके कारण महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। तो अपने परिवार के लिए आजीविका प्राप्त करने हेतु कम मजदूरी पर कम उत्पादन में भी काम करने पड़ते हैं। उत्पादकता कम है, फिर भी बेचारी मजबूरी में काम कर रही हैं क्योंकि परिवार का गुजारा नहीं है। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर भारत में कार्यबल का क्षेत्रीय वितरण में की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। ये बेटा ये 2020 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र 3 क्षेत्रक होते हैं हमारे, सेक्टर 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में सर्विसेज आती हैं। 1972-73 में जितने लोग कार्य कर रहे हैं उसमें से 74.3% प्राइमरी सेक्टर में थे। प्राइमरी सेक्टर जमीन, खेती और खेती से जुड़े हुए काम, खनन हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ये सारे कार्य। द्वितीयक में कौन सी? फैक्ट्रीज होती हैं, केवल लगभग 11% लोग कार्य कर रहे थे। सेवाओं में लगभग 15% काम कर रहे थे लोग। लेकिन 2011-12 आते हुए 74 से प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल का अनुपात घटकर 48.9 हो गया, लगभग 49% रह गए। इट मीन्स घट गए, ये माइनस हुआ है। 10 से ये 24 हो गए, प्लस हुआ है। इट मीन्स कार्यबल का रुझान प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर और तृतीयक क्षेत्र भी बढ़ गया बेटा, 14.8 से 26.8 हो गया। अर्थात इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में समय के साथ प्राथमिक क्षेत्र से लोग रोजगार छोड़कर द्वितीयक क्षेत्र में और सेवाओं में लगातार आ रहे हैं। अर्थात इनमें रोजगार बढ़ रहे हैं और प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल का वितरण, वो कार्यबल कम घटता जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि क्षेत्रीय वितरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें। बस इन्होंने तो एनालाइज कर लो जी, ये लिख के छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें हमें ही सोच के लिखनी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये उत्तर है उसका। ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि कृषि कार्य से गैर कृषि कार्यों में काफ़ी बदलाव आया है।
1972-73 में लगभग 74% कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था, जो कि 11-12 में घटकर लगभग 49% रह गया। भारत में द्वितीयक और सेवा क्षेत्र कार्यबल के लिए आशाजनक भविष्य दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें लगातार रोजगार क्या है, बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। 11 से 24.3 हो गए, लगभग 15 से लगभग 27 हो गए। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 11 से बढ़कर 24, ये सारी चीज़ें हमें डाटाज लिखने हैं। और सेवा क्षेत्र का हिस्सा 15 से बढ़कर 2011-12 में लगभग 27% हो गया। अतः हम कह सकते हैं कार्यबल का स्थानांतरण प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और सेवा क्षेत्र की ओर रहा है। ये उसका मार्किंग स्कीम का आंसर है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तब फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ी सी इनकी टेक्निकल टर्म हैं 2-4, उनकी बात करते हैं। पहली टर्म श्रम बल, श्रम शक्ति, लेबर फोर्स। शब्द पे ध्यान देना, लेबर, श्रम, लेबर फोर्स। ऐसे सभी लोग जो कार्यरत हैं और जो कार्यरत नहीं हैं परंतु कार्य ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स ये लोग कौन से होते हैं बेटा, बेरोजगार। अर्थात जो कार्य करने के योग्य तो हैं लेकिन अभी उनको काम मिला नहीं है, वो काम की तलाश में है, ऐसे लोग बेरोजगार। अर्थात लेबर फोर्स में कौन से व्यक्ति आएंगे, जो कार्य कर रहे हैं वो भी और बेरोजगार भी, दोनों मिलके बनाते हैं लेबर फोर्स। इस वर्ड को आप वहाँ से ले सकते हो बेटा। आपके घर के आसपास लेबर चौक है, होगा कहीं, जहाँ से हमें कुछ घरेलू काम करने हैं तो उसके लिए हम मज़दूर लेके आते हैं। वहाँ सुबह के टाइम आप जाके देखो, बहुत सारे मज़दूर मिस्त्री बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। आप वहाँ जाओ और 2 मज़दूर चाहिए 2 ले आओ, 4 चाहिए 4 ले आओ, 2 मज़दूर 1 मिस्त्री चाहिए वो ले आओ। उस चौक को अक्सर ही हम अपने आसपास, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई चौराहा मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं लेबर चौक। वहाँ वो मज़दूर कैसे हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, और वो उनको आप किसी दिन काम मिल जाता है, जिस दिन लोग ले जाते हैं उस दिन काम मिल जाता है। हो सकता है आप दोपहर को उधर जाओ तो 1-2 मज़दूर तब भी बैठा मिल जाए, बाकी अपने घर चले जाते हैं बेचारे, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। तो अर्थात वो बेरोजगार है। किसी किसी दिन कभी कभी उनको रोज़गार प्राप्त होता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं वो भी हम अभी काउंट करेंगे, लेकिन उनको जनरली हम कह देंगे बेरोजगार। लेकिन वो हमारी इंडिया की, भारत की लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, क्योंकि वो कार्य करने के योग्य हैं और कार्य की तलाश में हैं, तभी तो सुबह आके खड़े हुए लेबर चौक पे। तो लेबर फोर्स क्या हो गई कि जो लोग, वे सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्यरत नहीं है परंतु कार्य को ढूंढ रहे हैं, अर्थात श्रम के योग्य और इच्छुक हैं और श्रम की वैधानिक आयु में है। वैधानिक आयु मीन्स जैसे सरकार ने कह रखी है 18 साल से ऊपर के ही लोग नौकरी करेंगे। तो कोई 17 साल का व्यक्ति भले ही योग्य भी है या 15 साल का बच्चा भले ही योग्य भी है और वो कार्य ढूंढ रहा है, उसको कोई कार्य नहीं मिल रहा, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो वैधानिक आयु में नहीं है, वो कार्य के योग्य ही नहीं है। तो ये दोनों मिलकर कहलाते हैं श्रम बल। अर्थात श्रम बल में कौन कौन सी चीज़ें हो गई, कार्यरत व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं, प्लस कार्य की खोज में या कार्य के लिए उपलब्ध योग्य व्यक्ति, इन दोनों का सम कहलाएगा श्रम बल, लेबर फोर्स। श्रम बल की सहभागिता दर जो हमने ऊपर पढ़ी थी, पार्टिसिपेशन। श्रम बल कुल जनसंख्या के अनुपात, श्रम बल का अनुपात सहभागिता दर कहलाता है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 40% श्रम बल है। अर्थात भारत में लगभग 40%, जो ऊपर टेबल में भी हमने पढ़े थे कि लगभग 40% लोग कार्य करने के योग्य हैं। इसमें कुछ लोग कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग कार्य की तलाश में हैं। 2011-12 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार 473 मिलियन। ये डाटा याद करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की बात है। इसमें लगभग 70% पुरुष और 30% शेष, का मतलब हो गया कितने, 30% महिलाएं। कार्यबल ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने, लेबर फोर्स, वो कौन सी पढ़ी थी ऊपर, लेबर फोर्स।
और अब क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्कफोर्स। समझ आई बात? देन ये था लेबर फोर्स, श्रम बल। और अब पढ़ेंगे हम कार्यबल। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो देखेंगे। कार्यबल किसी विशेष समय पर व्यक्तियों की वह संख्या जो वास्तव में उत्पादन गतिविधियों में संलग्न होते हैं, कार्यबल कहलाते हैं। अर्थात इसमें जो बेरोजगार थे इसमें श्रम बल में, इनको काउंट नहीं करेंगे। सीधा सा मतलब हो गया कि श्रम बल में से बेरोजगारों को माइनस कर दो, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा? कार्यबल, वर्कफोर्स। या इसको हम दूसरे समीकरण में भी कह सकते हैं, बेरोजगार कितने हो गए? अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स में से कार्यबल माइनस कर दो तो हमें बेरोजगार मिल जाएंगे। इस समीकरण में ऐसे से ऐसे घुमा लो, समीकरण एक ही है। तो बेरोजगार व्यक्ति बराबर श्रम बल माइनस कार्यबल। कार्यबल निकालना चाहें तो कार्यबल को इधर ले आऊंगा इक्वल टू से, प्लस में हो जाएगा। बेरोजगार को इधर ले जाऊंगा, श्रम बल माइनस बेरोजगार, जो मैंने ऊपर लिखा था। श्रम बल माइनस बेरोजगार बराबर कार्यबल। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। आइए निर्माण उद्योग में लगे लोगों का अध्ययन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इसमें निर्माण उद्योग के लिए सीमेंट बेचने वाला एक दुकानदार होगा। वो कैसा श्रमिक है? स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड श्रमिक है। एक सिविल इंजीनियर होगा, महीने की तनख्वाह मिलती है, इट मीन्स नियमित श्रमिक है, रेगुलर वर्कर है। निर्माण करने के लिए कुछ मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, ये कैजुअल होते हैं। जब निर्माण कार्य चल रहा है इनको बुला लेंगे, जब निर्माण कार्य नहीं चल रहा है इनको बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास तीन टर्म आ गई, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर, कैजुअल लेबर। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें आजीविका के लिए जो आजीविका के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, स्वरोजगार कहते हैं। अपने संसाधनों से आजीविका पैदा करते हैं। सीमेंट की दुकान खोल ली इस व्यक्ति ने, दुकान किराए पे ली होगी, उसका किराया दे रहा है, सामान कच्चा माल खरीद के लाया, उसको बेच रहा है। नाई अपना औजार रख के एक दुकान खरीद के वहाँ बाल काटने का काम कर रहा है, वो भी स्वरोजगार है। एक टेलर जो उसने अपनी दुकान खोल रखी है, वो भी स्वरोजगार है। पान की दुकान वाला स्वरोजगार है, उन्होंने अपने संसाधनों से अपना रोजगार पैदा किया है। ये अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए उद्यम का स्वामित्व रखते हैं और उसे चलाते हैं, खुद ही मालिक हैं उस फर्म के। जो भी छोटी मोटी छोटी बड़ी जो भी है उसके वो खुद मालिक है और खुद ही चला रहे हैं। भारत में लगभग 50% से अधिक लोग इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे दुकानदार हो गया, व्यापारी हो गया, विक्रेता हो गया। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्वयं के रोजगार व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण गांव क्यों होती है? अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयड की। क्यों? क्योंकि गांव में खेती का कार्य है और खेती का कार्य कैसा है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। और गांव के ज़्यादातर लोग अपने अपने खेतों में काम करते हैं, तो अपने संसाधनों से मजदूरी पैदा कर रहे हैं, इसलिए वो स्वनियोजित हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और इस सेल्फ एम्प्लॉयड इसी के कारण गांव में ज़्यादा लोग हैं। वेजिज एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी, जैसा मजदूरी रोजगार, वह व्यवस्था जिसमें श्रमिक अपने श्रम को बेचता है और बदले में मजदूरी अर्जित करता है या मजदूरी मिलती है, कहलाता है मजदूरी रोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट। जिसको शाम को दिहाड़ी मिलती है, या वो दिहाड़ी शाम को भी मिल सकती है, वो एक महीने में भी मिल सकती है, जिसको हम सैलरी कह देते हैं, तनख्वाह कह देते हैं। लेकिन वो अपना श्रम बेच रहा है और उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, ऐसे कहलाते हैं मजदूरी रोजगार, वेजिज एम्प्लॉयमेंट। श्रमिक के पास अपने श्रम के अतिरिक्त अन्य कोई संसाधन नहीं होता। खाली आ जाता है फैक्ट्री में, जाके उन्हीं के संसाधनों को, क्योंकि फैक्ट्री में मशीन किसकी है? मालिक की है। औजार किसके हैं? मालिक के हैं। उन्हीं से वो काम करता है
और काम करके केवल उसके पास क्या है, श्रम है। श्रम के अतिरिक्त कोई संसाधन नहीं होता। वह अपनी श्रम सेवाओं को दूसरों को प्रस्तुत करते हैं। दूसरों को दे रहा है, फैक्ट्री मालिक को दे रहा है, अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर को दे रहा है, चाहे वो सरकार है, चाहे वो कोई फैक्ट्री मालिक है या कोई भी है, और बदले में मजदूरी प्राप्त करता है। मजदूर भी अब दो तरह के हो गए, एक नियमित श्रमिक और एक आकस्मिक या अनियमित श्रमिक। पहला, रेगुलर वर्कर्स। वह श्रमिक जो किसी एक उद्यम में, एक एंटरप्राइजेज में, एक फैक्ट्री में, एक फर्म से जुड़े होते हैं और उन्हें नियमित आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इनको अक्सर ही मंथली, भारत में मंथली दी जाती है पे। इन्हें नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहा जाता है। इन सब लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ, जैसे रिटायर होने पे पेंशन मिलेगी, जब तक नौकरी कर रहा है प्रोविडेंट फंड कटता है जो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको इकट्ठा मिल जाता है, थोड़ी बहुत चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, ये सब प्राप्त होती हैं। लेकिन ये कौन से हैं, रेगुलर वर्कर्स। ये वर्कर्स केवल भारत में लगभग 15% हैं। इसके एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, आपके टीचर्स, सरकार में जो अधिकारी हैं, जो पुलिस में काम कर रहे हैं, ये सब लोग कौन से हैं, रेगुलर वर्कर्स। नियमित वेतन पाने वाले कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कम है। फिर वही बात आती है, अच्छे जॉब हैं क्योंकि जिसको तनख्वाह मिल रही है ठीक ठाक सी मिलती है, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी कम है क्योंकि नियमित वेतन वाले कार्यों में अपेक्षाकृत उच्च कौशल, ज़्यादा स्किल्ड चाहिए और एजुकेशन उच्च स्तर की चाहिए, जो कि भारत में स्त्री शिक्षा कम होने के कारण अक्सर इसका अभाव होता है, जिसके कारण महिलाएं रेगुलर वेजेज में कम है। पारिवारिक और सामाजिक पाबंदी के कारण भी काम की तलाश में महिला श्रमिकों की गतिशीलता कम होती है। ऊपर वाला ही कारण बेटा जी जो मैंने बताए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वनियोजन के आने वाले अवसर उपलब्ध होते हैं, जैसे वो घर में ही कताई कर लेती हैं, बुनाई कर लेती हैं, रंगाई कर लेती हैं, जिसके कारण वो सैलरीड पर्सन में वाली जॉब में जाती नहीं है। इसके बाद बात करें दूसरे, वो रेगुलर थे, सैलरीड पर्सन थे, कैजुअल वर्कर्स जो आपके लेबर चौक पे मिलते हैं, जब ज़रूरत होती है बुला लेते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो नहीं मिलते। इनको दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है। इनको नियमित आधार पर नहीं रखा जाता, रेगुलर नहीं होते। इनको तनख्वाह अक्सर रोज़ जिस दिन काम कराते हैं उस दिन मिलती है, मंथली नहीं मिलती। ये श्रमिक, वे श्रमिक जो कभी कभी कार्यरत होते हैं और उसके बदले में मेहनताना प्राप्त करते हैं, आकस्मिक या अनियमित श्रमिक कहलाते हैं। इन्हें स्थायी आधार पर रेगुलर नहीं रखा जाता। इनके पास नियमित आय भी नहीं होती। काम मिल जाए लगातार 3 दिन मिल जाए, ना मिले लगातार 6 दिन तक काम ना मिले, तो इसका मतलब रेगुलर इनकम इनकी नहीं होती है। कार्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी है, आप अपने घर में आपका मकान बन रहा है, कुछ टूट फूट ठीक होनी है, उसके लिए लेबर चौक से मजदूर लाते हो तो उसको ग्रेजुइटी या प्रोविडेंट फंड या पेंशन आदि थोड़ी देते हो, ये कुछ भी नहीं मिलते। भारत में इनका प्रतिशत लगभग 33% लोग हैं, अर्थात ज़्यादा है ये। जबकि नियमित मजदूरों का क्या रखा है, स्थायी वेतन सूची में रखा जाता है, परमानेंट पे मिलती है। इन सभी को सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलते हैं, कौन से, वही ग्रेजुएटी, पेंशन वगैरह के। भारत में अधिकांश श्रमिकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का मुख्य स्रोत है। अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग रोजगार कर रहे हैं। द्वितीयक क्षेत्र में 18% कार्यबल को रोजगार प्रदान होता है, जबकि सेवा क्षेत्र में 24% लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। चलिए आज यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे और तब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा हमारा ये चैप्टर। हाँ जी, हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, बेरोज़गारी वगैरह की बात है, उम्मीद है हो जाएगा। तो आज एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा। तो इसमें सबसे पहले हमने इस चैप्टर की बात करी कि ये यूनिट 7 का चैप्टर है और रोजगार वाला चैप्टर। सबसे पहले हमने देखा इसका सिलेबस कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस देखने के बाद
ये सिलेबस के बारे में पढ़ी। फिर रोजगार क्या होता है इसके बारे में बात करी कि रोजगार एक आर्थिक गतिविधि है, इसको कार्य करने वाला कहलाता है श्रमिक, ये बात करी थी। रोजगार लोग क्यों करते हैं इसके 3 कारण देखे थे हमने कि रोजगार से राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, एक तरह की देश सेवा है, रोजगार करने वाला आश्रितों की मदद करता है, जो अपने आप में संतुष्टि और पूर्णता प्रदान करता है, उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, और रोजगार स्वाभिमान और सार्थकता की अनुभूति देता है। श्रमिक कौन होते हैं? जो रोजगार कर रहे हैं, जो आर्थिक आजीविका अर्जित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वो श्रमिक होते हैं। ये पढ़ा हमने। फिर श्रमिक कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये पढ़ा। गृहिणी, आप घर में काम करने वाली महिलाएं श्रमिकों की श्रेणी में क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करी। इसके बाद फिर हमने श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करी। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का हमने सूत्र भी पढ़ा, ये वाला। यदि हमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हम इसमें रख के वैल्यू हम श्रमिक जनसंख्या अनुपात भी निकाल सकते हैं। इसकी परिभाषा भी पढ़ी हमने। इस श्रमिक जनसंख्या अनुपात को सहभागिता की दर भी कहते हैं, ये भी पढ़ा हमने। ये लोग सहभागिता की दर में जितने लोगों को काउंट करते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और भारत की जीडीपी में योगदान देते हैं। फिर हमने एक टेबल को पढ़ना सीखा, इस टेबल से क्या क्या इसका विश्लेषण किया, क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ी। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात के बारे में बात करी कि इस टेबल से क्या क्या ये निष्कर्ष निकलते हैं। इसी निष्कर्ष में हमने ये देखा कि भारत में महिलाएं काम कम करती हैं, शहरी क्षेत्रों में और कम करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा क्यों होता है? इनके कारण पढ़े थे हमने। और महिलाएं कम वर्क फोर्स में हैं, इसके ये 3 कारण पढ़े थे हमने। इन 3 कारणों के बाद फिर हमने बात करी थी कि रोजगार के पैटर्न देखे क्षेत्र के हिसाब से। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का पैटर्न घट रहा है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं खेती वाले काम में। ये अभी भी 24-25 ही हैं, ये अभी भी 26-27 लगभग 27 हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी 49% लोग कार्यरत हैं। तो हालांकि घटा है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जब ये हमारा देश यदि डेवलप होना है तो इस रोज़गार को यहाँ आना ही पड़ेगा, ये लगातार और घटेगा जैसे जैसे विकास होगा। इस टेबल की हमने विश्लेषण किया कि एनालाइज किया कि क्या क्या हम इसमें से टेबल से समझ पा रहे हैं। फिर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करी। इसके बाद हमने बात करी कार्यबल क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होती है, एक लेबर फोर्स की बात करी। फिर हमने लेबर फोर्स का मतलब हो गया श्रम बल। फिर कार्यबल की बात करी, वर्क फोर्स की बात करी। और फिर हमने बात करी स्वरोजगार क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, वेजेज एम्प्लॉयड कौन होते हैं, वेज एम्प्लॉयड कौन होते हैं, और कैजुअल एम्प्लॉयड या वेज एम्प्लॉयड रेगुलर वर्कर होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं कैजुअल वर्कर जो अनियमित श्रमिक होते हैं। इनके बारे में पढ़ी। इन दोनों में क्या अंतर है, रेगुलर वर्कर्स में और कैजुअल वर्कर्स में क्या अंतर है, कितने कितने प्रतिशत लगभग ये हैं, वो हमने दोनों के बारे में अंतर देखा और दोनों के बारे में पढ़ा। यहाँ तक हमने आज बात कर ली। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आशा है समझ आई होगी। और आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स जो आपको अच्छा लिखा वो भी लिख सकते हैं, और यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी लिख सकते हैं। आप फ्रीली होकर लिखेंगे, उनको हम पढ़ के आगे भविष्य में सुधार कर पाएंगे, जिससे क्वालिटी और अच्छी आ पाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आपने मेरी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।